हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। बताया जा रहा है कि चाइना ने तिब्बत हाईवे को कंप्लीट कर लिया है। राइट, तो आप लोग को यहां पर मेनली लोकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हाईवे जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी विवादित सीमा पर दूर दराज के क्षेत्रों में चीन की पहुंच को समक्ष बनाएगा। मतलब कि चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर हाईवे के थ्रू अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूटेड एरिया के पास जो है वो पहुंच गया है। और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर चाइना हक जमाता है कि वो एरिया जो है वो चाइना का है। वैसे तो अगर आपको बताया गई कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उनको चाइना बोलता है कि चाइना का हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इस प्रकार की चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो आप लोग जानते ही हैं पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता ही है कि चाइना जो है वो एक्सपेंशन पर बिलीव करता है, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, अलग अलग टेरिटरीज के ऊपर अपना हक जमाता है। समुद्र तक को उसने नहीं छोड़ा, साउथ चाइना सी पर अपना हक जमाता है, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को डराता है। तो ये सब चीजें आप लोग जानते ही हो, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इस एरिया पर अपना हक जो है वो और जमाने लगेगा। उस डिस्प्यूटेड एरिया के पास उसको एक्सेस मिल गया है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और यारलंग जागबो नदी, आपको बता दें यारलंग जागबो जो नदी है ये इसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से, यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो तिब्बत के अंदर यारलंग जांगबो नदी हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहीं से ही ये पास होता है, ये ग्रैंड कैनियन। राइट, तो ये पास होता है। तो ये विशाल घाटी है इस नदी की, ग्रैंड कैनियन से होकर ये गुजरती है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलंग जांगबो जो है वो कहा जाता है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल की सीमा पर यानी कि उसकी बाउंड्री पर स्थित मेडॉक काउंटी हमें देखने को मिलती है। इस तक जाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग है ये। और ये नींगशी की पैड टाउनशिप को मैंडोक काउंटी के बाइबंग से जोड़ता है। अब देखो ये सब बेसिकली कुछ लोकेशंस हम लोग को देखने को मिलती है। इतना ऐसी वाली चीजें जो है वो एज सच आपके पास नहीं पूछी जाएंगी। राइट, आपको मेनली इस हाईवे के बारे में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया होना चाहिए, स्पेशली इसकी लोकेशन के बारे में। और ये हाईवे जो है एक सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, यिंगशी सिटी और मेडॉक सिटी। इनके बीच के डिस्टेंस को 346 किलोमीटर से घटाकर 180 किलोमीटर तक कर देगा ये। और ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो 8 घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा इस हाईवे के कारण। बट आपको जो मेन चीज एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है वो लोकेशन है। मैं आपको एक बार मैप पे ले चलता हूं। तो देखिए ये प्यारा हमारा इंडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, उस हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। दिख रहा है ना आप सभी को?
तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। यहीं पे हम लोग जो सिटी की बात कर रहे थे, यिंगशी सिटी की, आप उस यिंगशी सिटी पे ध्यान दो, तो आपको ये यिंगशी सिटी दिख रही है। G318 जो इसका आपको दिखाई दे रहा है, ये हाईवे है। तो यहीं पर ही देखो, अरुणाचल प्रदेश के पास जो आपको ये दिखाई दे रही है यिंगशी सिटी, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश नीचे उसकी बाउंड्री आपको दिख रही है। यहीं पर ही ऊपर देखो यिंगशी सिटी है। तो ये इस यहाँ तक मतलब ये हमें देखने को मिल रहा है कि हाईवे जो है वो यहाँ पर हम लोग को नजर आ रहा है, इस क्षेत्र पर हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए यारलंग ज़ेंगपो आपको ये दिखाई दे रही है, ये यारलंग ज़ेंगपो ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है, जिसे तिब्बत के अंदर यारलंग ज़ेंगपो जो है वो कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये इतने नजदीक इसने हाईवे जो है वो क्रिएट कर लिया है, तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया, एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आपको आती लोकेशन समझ में आ गई ना आपको कि कहाँ पर इसने हाईवे जो है वो बनाया। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके हाईवे के बारे में भी विकिपीडिया के पेज पर ले चलता हूँ और वहां से बताता हूँ। तो देखो, ये विकिपीडिया का पेज आपके सामने, इसको जूम कर लेता हूँ। चाइना का नेशनल हाईवे 318, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये नेशनल हाईवे, और ये लॉन्गेस्ट चाइना का नेशनल हाईवे हम लोग को देखने को मिलता है, सबसे लंबा। और ये 5476 किलोमीटर का ये हाईवे है लेंथ वाइज। शंघाई से लेकर हम लोग को बहुत सारे क्षेत्र पर देखने को मिलता है, तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र है, वहां पर जाकर ये खत्म होता है। तो आपको सिर्फ इतनी सी एक जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल हाईवे 318 कहां पर है या G318 कहां पर है, तो वो ये चाइना का नेशनल हाईवे हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के काफी नजदीक है। तो ये थोड़ी सी लोकेशन जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट थे और गांधीवादी थे, गांधीयन थे, और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, दैट्स वाई इनका टॉपिक न्यूज में है। चिपको मूवमेंट जो हमें देखने को मिलता है, इसे हम लोग हग द ट्री मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय पर जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसको बचाने के लिए 1970 के दशक में इन्होंने इन मूवमेंट की शुरुआत करी थी, यानी कि वन ऑफ द फाउंडर थे ये चिपको मूवमेंट के, याद रखिएगा। और 1980 के समय पर बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन जो हिमालय में हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने आंदोलन किया था। साथ ही साथ तेहरी डैम, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि तेहरी डैम कहां पर है, देखते हैं किसको पता है। तो तेहरी डैम के कंस्ट्रक्शन को भी इन्होंने अपोज किया था। बहुत लंबे समय तक ये भूख हड़ताल पे चले गए थे, हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, इस डैम को बनने से रोकने के ऊपर ये काम कर रहे थे, बट हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में जाकर ये डैम बन गया। और इन्होंने महिलाओं के ग्रुप का भी नेतृत्व किया, महिला मंडलों के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें फोकस किया जा रहा था कि तेहरी गढ़वाल का जो एरिया है, जो उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, आज की डेट में उत्तराखंड का पार्ट है, जहां पर हम लोग को तेहरी डैम देखने को मिलता है, राइट। तो शराब बंद कराने के लिए, मतलब शराबबंदी लागू करने के लिए इन्होंने महिला समूह या महिला मंडलों आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तो यू शुड मतलब एबल टू मार्क प्रीलिम्स में, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब गाइस डिस्कस करेंगे कला क्षेत्र फाउंडेशन के बारे में या कला क्षेत्र के बारे में। तो देखो, इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, आर्टिस्टिक एंडेवर का एक सेंटर है ये, कलात्मक उपक्रमों का एक केंद्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके नाम से ही पता चलता है। ये भारतीय कला और शिल्प, इंडियन आर्ट और कल्चर में पारंपरिक मूल्य जो हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हम लोग को इंडियन आर्ट और क्राफ्ट्स की देखने को मिलती हैं, विशेष रूप से भरतनाट्यम डांस और गंधर्वेद संगीत जो हमें देखने को मिलता है, तो इसके संरक्षण के लिए, इसके प्रिजर्वेशन के लिए ये एक आर्ट्स और कल्चरल एकेडमी है। तो याद रखिएगा, कला क्षेत्र जो है एक आर्ट और कल्चर एकेडमी है, जो कि मेनली फोकस करती है कि इंडियन आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं, उनके ट्रेडिशनल वैल्यू को प्रिजर्व करना है, स्पेशली भरतनाट्यम डांस को प्रिजर्व करना है और गंधर्वेद जो संगीत है उसको प्रिजर्व करना है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इंस्टीट्यूशन का मेन फोकस ये है कि ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहां पर इंडियन थॉट्स को आर्टिस्टिक एजुकेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सके। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसे सपने को सच करना था जहां भारतीय परंपराओं का सार कलात्मक शिक्षा के माध्यम से अभिव्यक्ति होगा, एक्सप्रेशन जो किया जाएगा वो आर्टिस्टिक फॉर्म में किया जाएगा इंडियन थॉट्स का। तो इस पर मेनली फोकस था और उस पर एजुकेशन क्रिएट करनी थी, मतलब कि उस पर लोगों को टीचिंग प्रोवाइड करानी थी इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में। ये कहां पर लोकेटेड है, ये मेनली आपसे पूछा जा सकता है। तो कला क्षेत्र अकेडमी जो है या फाउंडेशन जो है, चेन्नई के अंदर है। आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण वाइटल सेंटर हमें देखने को मिलता है,
फाइन आर्ट्स की स्टडी और परफॉर्मेंस का। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 1994 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इंडिया ने कला क्षेत्र फाउंडेशन को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये वाली बात भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और पेपर 1 से गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग आपको बता दूं कि अगर आप 2021 प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो, तो मैं आपको जनवरी 2020 से आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहा हूं। डेली यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है। टीचमेंट एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसको ज्वाइन करना है। क्लासेस फ्री हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपसे जो है वो क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी, तो आपको ये आईडी जो है वो डाल देनी है। आप जैसे ये आईडी डालेंगे तो मतलब आपका इनविटेशन मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको कुछ घंटों में उसको एक्सेप्ट कर लूंगा और आप क्लास अटेंड कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होती हैं। और गाइस अब आज मेरे मतलब गले में बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों। मतलब पोस्ट कोविड का इशू है ये। कोविड होने के बाद जो गले में परेशानी मुझे तो काफी दिन से हो रही है, बट आज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। कल भी थी थोड़ी ज्यादा, आज भी है। तो इसलिए हो सकता है कि शायद मैं ज्यादा लंबे तक आज लेक्चर को ना खींच पाऊं शायद, या फिर आपको शाम तक सेकंड पार्ट मिल जाएगा, या फिर कल इसकी न्यूज जो है वो मैं कवर कर लूंगा कल वाले लेक्चर में, क्योंकि आज थोड़ी ज्यादा तकलीफ है। बट वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट हो ही जाए अपना, राइट, जिससे कि कल पर बात ना टले। वैसे तो होता नहीं है कभी ऐसा, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जब अपन थोड़ा सा डिले कर देते हैं। देखो न्यूज आपको पूरी मिलेगी, पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मेरा कोई काम नहीं है रश में चलने का, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज तो दे नहीं रहा हूँ। मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन, तो मैं आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाने पर फोकस करता हूँ। उस पर भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, राइट, बट लेक्चर आएगा, टॉपिक्स पूरे आपके आएंगे, उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो स्टूडेंट नए आए हैं तो उनको मैंने बता दिया, वैसे रेगुलर स्टूडेंट को तो पूरी बात पता ही है। चलो गाइस, अब थोड़ी सी बात करते हैं। एक आर्टिकल बहुत अच्छा आया है कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी बात यहां पर हो रही है इस आर्टिकल के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सेकेंड वेव हम लोग को कोविड-19 पेंडेमिक का देखने को मिला है। इसमें पता लग चुका है, आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या स्थिति है। सभी वाकिफ हैं इस चीज से। करंट स्टेट जो इंडिया की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो उसके बारे में हमें वर्ल्ड बैंक के डेटा के थ्रू कुछ बातें पता लगती है। जैसे कि इंडिया के अंदर 85.7 फिजिशियन हर 1 लाख लोगों के लिए है। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर आप ये बोल सकते हो कि हर 1 लाख लोगों के लिए 85 हम लोग को चिकित्सक देखने को मिलते हैं। यानी कि डॉक्टर जो है, फिजिशियन जो है वो 85 हैं हर 1 लाख लोगों के लिए। और 2017 का ये आंकड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर 98 है, मतलब हमसे ज्यादा। श्रीलंका के अंदर 100 है, हमसे ज्यादा। जापान के अंदर हर 1 लाख लोगों के लिए 241 फिजिशियंस है। बात समझ पा रहे हो आप कि इंडिया की स्थिति, कि इंडिया के अंदर मतलब हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्री, जापान को छोड़ दो, जापान थोड़ा दूर है, राइट, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका की बात करें तो वो हमसे आगे हैं इस मामले में, राइट। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी स्थिति खराब है। तो आप ये मेंस में लिख सकते हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स अब आपको मिलने वाले हैं। हर 1 लाख लोगों के लिए हमारे पास मात्र 53 बेड है। पाकिस्तान में यही चीज 63 है, 63 है। बांग्लादेश में 80 मान के चलता हूं मैं, 79.5। श्रीलंका के अंदर तो और बहुत ज्यादा है, 415 है। जापान के अंदर 1298। ये चीज देखने को मिल रही है। तो हम कितना पीछे हैं इस आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास नर्सेस और मिडवाइफ्स की बात करें, हर 1 लाख लोगों के लिए 172.7 है, राइट, 2017 के आंकड़े, राइट। और श्रीलंका के लिए 220। बांग्लादेश के अंदर तो हालत खराब है, 40 ही बताई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी 70 ही मात्र है। जापान ने आगे निकल गया, जापान 1220 बता रहा है, राइट। तो ये चीज है। तो नर्सेस के मामले में इंडिया जो है वो पीछे है, बट इंडिया से पीछे हम लोग को बांग्लादेश और पाकिस्तान देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी फैमिली के अंदर किसी भी मेंबर को अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उनका पूरा फैमिली इनकम जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। सेविंग जो होती है पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। आउट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा इतना बढ़ जाता है कि इंसान को लोन लेकर इलाज करना पड़ता है। तो ये स्थिति इंडिया के अंदर है, राइट। और भारत में हमें देखने को मिलता है कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर जो है वो 62% बताया जाता है। 62% जेब से खर्च होता है। मतलब लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वो पैसा देना पड़ जाता है। तो आपने देखा भी होगा लोगों का पूरा सब कुछ बिक जाता है एक अपने मतलब उनके फैमिली मेंबर को ठीक करने में। तो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, और लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ये इंडिया के अंदर है ये वाली चीज। और रीजन क्या है इन सब चीजों का? तो हमारे यहाँ बहुत ही खराब
बहुत ही लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है। हम पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा खर्चते नहीं है। अगर हम बात करें 2013 और 14 की, तो हमारी जीडीपी का मात्र 1% ही हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे या हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करते थे, हेल्थ पर, राइट, मात्र 1%। 2017 में हमने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 2.8%, मतलब 28% बढ़ा दिया, 0.28% बढ़ा दिया, राइट, बहुत ही कम, राइट, 2017-18 में। इसमें एक्सपेंडिचर जो है ये केंद्र सरकार, राज्य, सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के मिला के बताया जा रहा है कि इतना कम हम खर्चते हैं। और सेंटर जो है वो की प्लेयर, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हम लोग को देखने को मिलती है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मेन बॉडीज जो होती हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज की, वो सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आती है, केंद्र के कंट्रोल के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। और स्टेट्स के पास ऐसी कोई एक्सपर्ट बॉडीज होती नहीं है, राइट। जैसे कि अगर बात करें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये केंद्र के अंडर है। तो केंद्र एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में, बट पैसा खर्चा ही नहीं हो रहा, पैसा एलोकेट ही नहीं किया जा रहा, लगाया नहीं जा रहा जितना लगाना चाहिए। अब स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलता है हम लोग को कि ये इस प्रकार से जो खर्चे करती है सरकार, तो वो भी काफी, उसमें भी डिफरेंस होता है स्टेट्स के अंदर। जैसे कि कोरोना वायरस को डील करते समय ही हमने देखा कि बहुत वाइड वेरिएशन था एक्सपेंडिचर के मामले में। एक स्टेट जो है वो ज्यादा खर्च रही थी, दूसरी जो है वो उतना नहीं खर्च रही थी, राइट। तो वो एक इशू हम लोग को देखने को मिला था। इंटर स्टेट वेरिएशन हम लोग को पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का भी देखने को मिलता है। 2010-11 से लेकर 2019-20 के आंकड़ों की बात करें तो केरला और दिल्ली, यहां पर हम लोग, ये दो पर्टिकुलर हम लोग को स्टेट्स देखने को मिल रही हैं जो कि टॉप पर हैं, राइट, हमेशा से टॉप पर रही हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर की, खर्चे की, तो इसलिए आप देख सकते हो दिल्ली में आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स नजर आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट का मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट फिर भी दिखते तो है, खर्चा तो होता है। केरला के अंदर, और केरला माना भी जाता है, बोलते हैं ना कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो आप केरला जाकर इलाज कराओ, वहां पर आपको बेस्ट इलाज मिलेगा। बात उसकी यही है। और अगर हम बात करें बॉटम की, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहां पर खर्चते ही नहीं है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, बोलते हैं जड़ी बूटी से घर पे रहकर ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में हम लोग को देखने को मिलता है कि सेम पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर जितना उत्तर प्रदेश में था, उतना ही ओडिशा के अंदर 2010 में था। बट आज की रेट में जितना उत्तर प्रदेश हेल्थ पर खर्चा करती है, उससे डबल आज की रेट में ओडिशा खर्च कर रही है। मतलब कि ओडिशा ने 10 सालों में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट किया हेल्थ एक्सपेंडिचर के मामले में, हेल्थ केयर के मैनेजमेंट के मामले में, राइट। और अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पेंडेमिक को मैनेज करना चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल प्लान लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सेंट्रल लेवल पर पेंडेमिक से लड़ने के लिए। बट हम देख रहे हैं कि केंद्र तो चुप है, कोई ऐसा कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन केंद्र की तरफ से तो नहीं दिख रहा, जैसी उम्मीद थी कि दिखना चाहिए था। उससे काफी सारे लोग भी निराश हैं, मैं खुद भी निराश हूं कि जो डिसीजन लिए गए वो ठीक डिसीजन नहीं लिए गए। अब इस पर क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी आ सकते हैं इस पर, बट बात यह है ना कि एक्चुअली अगर हम देखें तो आज की रेट में स्थिति वाकई में हॉस्पिटल्स की काफी खराब है। लोग बाग तो इवन ये भी बोल रहे हैं कि यार कुछ हो जाए, बहुत ही कंडीशन खराब हो, तभी हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाओ, वरना दूर ही रहो। मतलब कि घर पे रहकर जितने स्वस्थ हो सकते हो आप, जितने अपने आप को, आपकी फैमिली मेंबर्स आपका देखभाल करके आपको मेंटेन कर सकती है मतलब आपकी हेल्थ को इंप्रूव करवा सकती हैं, हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और इवन खर्चे की बात करो तो आजकल तो ये हो गया है, रिसेप्शन पे जाओ, कोरोना वायरस है क्या, चलो कोरोना के पेशेंट हो गया, एक दिन के बेड के 40,000 रुपए मिनिमम लगेंगे, और वो भी कैश में लिए जाएंगे, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई डेबिट कार्ड नहीं। ये काला बाजारी भी है, यहीं से दिख रही है। और केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीकों की खरीद सहित अन्य जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। आज की डेट में सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। टीकों के भारत में आ जाने के बाद इन्हें जरूरत आधारित और पारदर्शी तरीके से राज्य में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। मतलब कि एक बार अगर वैक्सीन आ जाती है इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट्स के बीच में, इक्विटेबल तरीके से। मतलब कि किसी कहीं पर भी वो ना आए, रुकावट ना आए। जैसे कि आज की डेट में देख रहे हैं कि वैक्सीन के स्लॉट्स तो, विंडोज तो ओपन होती है बुक कराने के लिए, बट बंद हो जाती है, तुरंत बंद हो जाती है। मेरा भाई करीब 1 महीने से ढूंढ रहा है, मैं भी खुद ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, राइट। बट 1 महीने से जब भी देखते हैं बंद ही मिलता है स्लॉट। कल बड़ी मुश्किल से ओपन मिला, तो भाई जो है वो वैक्सीन लगा के आ गया, तो उसका पहला डोज वैक्सीन का हो गया, बाकी पेरेंट्स का तो हो चुका है, मतलब दोनों डोज हो चुके हैं। मेरा बच गया, मेरा कोविड के कारण नहीं हुआ था, बट अभी अब हो सकता है मैं 2-3 दिन में जाऊं, बट अभी खांसी हो रही है, इसका इलाज देखना पड़ेगा, फिर जाऊंगा मैं। तो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब देखो बात करेंगे थोड़ी सी व्हाइट फंगस के बारे में, बट कल की न्यूज है कि येलो फंगस भी आ गया एक नया। अब
देखो आप सिचुएशन देखो कि किस प्रकार से खराब होती जा रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नहीं नहीं, ब्लैक फंगस तो महामारी का रूप ले लिया है ब्लैक फंगस ने। हमने बात करी थी कि राजस्थान के अंदर उसे महामारी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब व्हाइट फंगस, अभी लेटेस्ट न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे। येलो फंगस आ चुका है, कल की न्यूज है। आगे की बात करते हैं। तो 4 केसेस व्हाइट फंगस या फिर इसे हम लोग कैंडिडाइसिस के नाम से जानते हैं, तो ये डिटेक्ट हुए हैं बिहार के अंदर। व्हाइट फंगस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये इन्फेक्शन होता है लो इम्यूनिटी के कारण। तो कोविड के कारण जो लोगों की हालत खराब है, जैसे कि हमने देखा कि ब्लैक फंगस भी उन्हीं को इफेक्ट कर रहा है जिनको कोविड है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, राइट। तो जिन लोग की लो इम्यूनिटी है या फिर जो लोग किस कुछ चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि जो मोल्ड्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, फफूंद वगैरह जो होती है ना, तो उसके जैसे कि पानी वगैरह में हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब उन लोग को ये बीमारी हो जाती है व्हाइट फंगस की। पेशेंट जो होते हैं व्हाइट फंगस के, उन्हें उन्हें कोविड जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि उनका नेगेटिव होता है कोविड, बट उनके अंदर इन्फेक्शन आने लगते हैं। जैसे कि जब भी उनका सीटी स्कैन करवाया जाता है, जब एक्सरे करवाया जाता है, तो उनको इन्फेक्शन जो है वो नजर आते हैं। और एग्जैक्टली ये किस कारण से हो रहे हैं, तो वो अभी तक अज्ञात है, वाली बात अभी तक पता नहीं है। आने वाले समय में अगर पता लगेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके इफेक्ट्स क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ना ही सिर्फ ये लंग्स को इफेक्ट कर रही है, बल्कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट कर रही है, जैसे कि नाखूनों को, स्किन को, स्टमक को, किडनी को, ब्रेन को, प्राइवेट पार्ट्स को और माउथ को भी। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है। अभी तो येलो फंगस भी आ गया, तो वो एक नई परेशानी देखने को मिल रही है। अब ये क्या है, न्यूयॉर्क का वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम, इसको आइए समझते हैं। तो देखिए ये एक नया वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और ये क्या प्रोवाइड कराएगा, फ्री लॉटरी टिकट प्रोवाइड कराएगा। तो देखो लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है कि भाई आओ वैक्सीन लगाओ, तो आपको एक लॉटरी की टिकट देंगे, इनाम जीतोगे। तो ये चीज हो रही है न्यूयॉर्क के अंदर, राइट। तो जो भी इंडिविजुअल जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, जो जो वहां की जो सरकार है, जो 10 साइट्स चलाती है जहां से वैक्सीन के स्लॉट बुक किए जाते हैं, तो वहां से वो जैसी वैक्सीन के स्लॉट बुक करेंगे तो उनको एक लॉटरी जो है वो मिलेगी। और इस वैक्स एंड स्क्रैच कार्यक्रम, नाम से समझ में आ रहा है, वैक्स मतलब कि वैक्सीन, स्क्रैच मतलब कि लॉटरी में स्क्रैच करते हैं ना तो इनाम मिलता है, तो ये वो वाला कार्यक्रम है। तो इसके तहत राज्य भर के जो रिटेलर्स हैं, तो उनके द्वारा $20 में बेचे जाने वाली लॉटरी का टिकट 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो ये टिकट की कीमत $20 है अगर वैसे खरीदो तो, और जो वैक्सीन लगा रहे हैं तो उनको फ्री में मिल रही है टिकट, तो बेहतरीन है ये। इसमें कितने डॉलर का इनाम है ये मेरे ख्याल से $5 लाख का इनाम बताया जा रहा है कि $5 लाख का इनाम जो है वो मिलेगा, मतलब जो भी जीतते हैं तो इस प्रकार से इनाम दिया जा रहा है। तो ये तो बढ़िया चीज है, इस प्रकार से अट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूयॉर्क के अंदर। तो याद रखना, वैक्स एंड स्क्रैच स्कीम या प्रोग्राम जो है वो कहाँ का है, न्यूयॉर्क का है। और क्या प्रोग्राम है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए इस केस को हम लोग समझते हैं। तो नवंबर 2019 का समय था। इस समय सरकारी अधिसूचना, सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ, और इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो क्रेडिटर्स होते हैं, ऋणदाता जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वित्तीय संस्था हो गए या बैंक हो गए, तो इन लोगों को इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड के तहत, भारतीय दिवालियापन और दिवाला संहिता के तहत निजी तौर पर गारंटी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी, राइट। यानी कि जो गारंटर होता है ना, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि जब लोन जब देती है बैंक, वो क्या बोलती है, आप तो ये लोन ले रहे हो बट आप अपने साथ किसी गारंटर का साइन करवाओ, होता है ना ऐसी बात। तो जो भी गारंटर होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि जो भी जो होता है, कई केसेस हम देखते हैं और ऑलमोस्ट सभी केसेस में बैंक जो है वो कोलैटरल भी लेती है, बट एक गारंटर के भी साइन करवाती है। भाई आप नहीं लोन दोगे तो आपको कौन गारंटर है बताओ। तो जो गारंटर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल सही ठहराया और इस चीज को बरकरार रखने की बात करी। अदालत ने कहा है कि निजी तौर पर गारंटी देने वालों और उनके कॉरपोरेट देनदारों के बीच एक आंतरिक संबंध होता है। तो एक इंट्रिंसिक कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है पर्सनल गारंटर और उनके कॉर्पोरेट डेटर के बीच में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, तो इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, तो जो ऋणदाता है, मतलब कि बैंक्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको व्यक्ति गारंटरों, जो कि आमतौर पर बड़े व्यापारी घरानों के प्रमोटर या सहायक होते हैं,
इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई शुरू करने की इनको अनुमति होगी और ये सक्षम होंगे कार्रवाई शुरू करने के लिए। और इसके अलावा ऋणदाता जिन तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गारंटी दी गई थी उन पर भी कार्रवाई कर सकेंगे। तो ये चीज है, मतलब आसान भाषा में आप लोग को ये समझना है कि जो भी गारंटर होते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, राइट। तो कभी भी लोन वगैरह अगर आपको कोई फ्रेंड ले रहा है या फैमिली मेंबर ले रहा है तो एक बार देख लेना गारंटर बन के साइन करने से पहले, राइट। तो चलो, आपका जो मेन टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब चीजें तो ऐसे नहीं पूछी जाती हैं। मेन चीज जो पूछी जाएगी वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड, आईबीसी कोड। तो देखिए, आईबीसी की शुरुआत होती है 2016 से। इसने काफी सारे कानून को रिप्लेस कर दिया। जो कानून किससे रिलेटेड थे कि जैसे कि कोई भी अगर बिजनेस फेल होता है, ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस फेल होता है तो उस बिजनेस ने कितना लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिस समय वो बिजनेस एग्जिस्ट करता था, तो ये वाली जो प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, मतलब कि उस बिजनेस के पूरे एसेट्स बेचने के बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनके पास आ जाए, या फिर जो भी पर्टिकुलर जो लोन का अमाउंट है वो उनके पास जो है वो पहुंच जाए। या कई केसेस में हम लोग को नेगोशिएशन भी देखने को मिलता है कि जिसने लोन लिया और बैंक्स के बीच में, कि बैंक भी मान जाती है कि चलो ठीक है यार, आप जो ड्यूज वगैरह आपके जो है उसमें से मान इंटरेस्ट मत दो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसकी वसूली करवा दो। तो ये वाली चीज होती है, राइट। और जो पूरी प्रक्रिया होती है इस प्रकार की, उसको स्पीड अप करने के लिए ये आईबीसी हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार के जो हम लोग को दूसरे कानून देखने को मिलते थे उसको रिप्लेस करके एक सिंगल कानून बनाया गया, एक सिंगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसे हम लोग आईबीसी के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में आप सुनो, क्योंकि इसका हिंदी में जो मतलब होता है जैसे कि दिवालियापन जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। आईबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिवालियापन और दिवाला संहिता। तो हम क्या बोलते हैं? किसी का दिवालिया हो गया मतलब कि सामने वाला बंदा जो है वो डूब गया, राइट। बोलते हैं ना, ये वाला शब्द यूज करते हैं। अगर किसी का बिजनेस डूब जाता है तो क्या बोलते हैं? अरे दिवाला निकल गया यार उसका, तो बिजनेस डूब गया, राइट। तो जब भी कभी कोई बिजनेस या कोई कंपनी का फेलियर होता है तो उस दौरान बिजनेस तो ऐसा चलता नहीं है, बिजनेस को तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसने बाहर से लोगों से पैसा उठाया होता है या बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया होता है। तो ये सब जो लोग होते हैं जिनसे पैसा लिया होता है इस कंपनी ने, इस बिजनेस ने, तो उन लोगों को पैसा वापस करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा वापस करना, तो ये भी एक उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये विवाद जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, उसके लिए हम लोग को आईबीसी देखने को मिलती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस कोड ने कंसोलिडेट किया है सभी प्रोविजन को करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, यानी कि आज की डेट में जितने भी कानून इस चीज से रिलेटेड है, इस प्रकार की वसूली से रिलेटेड है, उनको सभी को इसने कंसोलिडेट कर दिया और एक कॉमन फोरम प्रोवाइड किया डेटर्स को और क्रेडिटर्स को, कि डेटर और क्रेडिटर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आकर रिजॉल्व कर लें, कि जो भी उनके बीच में इशू है, मुद्दा है, उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब कोर्ट के अंदर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए गए जिससे कि ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। तो किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन है? जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये स्पेशलाइज्ड कैडर हम लोग को लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स का देखने को मिलता है, राइट। जिनका काम क्या होता है? ये बेसिकली रिजोल्यूशन की पूरी प्रोसेस, जो प्रक्रिया है पूरी रिजॉल्व करने की इस पूरे मामले को, राइट, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। जो डेटर के एसेट्स होते हैं, यानी कि जिसने लोन लिया है तो उसके कितने एसेट्स हैं, मतलब कि उसकी कितनी संपत्ति है, उसको देखा जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है क्रेडिटर्स को कि सामने वाले व्यक्ति के पास कितने एसेट्स हैं, तो उनको मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं ये, राइट, बैंक वगैरह को, राइट। और उन्हें सही डिसीजन लेने में उनकी मदद करते हैं कि क्या मांडवाली करके, यानी कि बीच का रास्ता निकाल के, कि दोनों के लिए जो चीज़ सही हो उसका रास्ता निकालो और रिजॉल्व करो, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। अब क्या होता है? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं वो रजिस्टर करते हैं इस एजेंसी के अंदर। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इन एजेंसी में रजिस्टर करना होता है, और ये जो एजेंसी होती है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती हैं सर्टिफाई करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, राइट। और ये भी देखने के लिए कि उनका जो परफॉर्मेंस जो होना चाहिए, यानी कि इन प्रोफेशनल्स का, राइट, जो कि पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट करने का काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं, कि वो प्रॉपर तरीके से उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। मतलब कि जो भी ये एजेंसी बताती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो मैंडेट देती है, उसके अकॉर्डिंग इन प्रोफेशनल को चलना रहता है। तो ये उसके लिए ये एजेंसी होती है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए ये एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो जो बैंक्स वगैरह होती हैं जिन्होंने लोन दिया होता है, राइट, तो ये बताते हैं कि कितना लोन जो है वो बकाया है, राइट, मतलब कितना लोन डेटर को चुकाना है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है जिसमें
रिकॉर्ड्स वगैरह हम लोग को लोन के, लाइबिलिटीज के, डिफॉल्ट्स के देखने को मिलते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है। फिर आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, जिनके सामने पूरा मामला चलता है। जैसे कि जो रिजोल्यूशन की प्रोसेस जो होती है उसकी प्रोसीडिंग यहां पर चलती है, जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पे कंपनीज के लिए, और इंडिविजुअल के लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल पे, यानी कि जिन लोगों ने लोन लिया और लोन नहीं चुका रहे, इंडिविजुअल, राइट, आम जनता, तो उनके ये जो मामले चलते हैं वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में चलते हैं, और कंपनीज के मामले चलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। तो ये कोर्ट है, राइट, जहां पर मामले चलते हैं, रिजॉल्व किए जाते हैं इस प्रकार के। और ड्यूटीज जो होती हैं अथॉरिटीज की, उसमें क्या होता है, तो वो अप्रूव करते हैं, इनिशिएट करते हैं रेजोल्यूशन की प्रोसेस को, कि हाँ चलो प्रक्रिया जो है वो शुरू करो। और अपॉइंट किया जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, और अप्रूव किया जाता है, और फाइनल डिसीजन जो है उसको क्रेडिटर्स के, मतलब कि जो क्रेडिटर होते हैं, बैंक जो होते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उनके फाइनल डिसीजन को अप्रूव करने वाली अथॉरिटी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हमें देखने को मिलती है। फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। तो बोर्ड क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, देखता है कि सही तरीके से प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को चेक करता है, मॉनिटर करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को मॉनिटर करता है, राइट, जिसके तहत हम लोग को ये कोड्स देखने को मिलते हैं। और बोर्ड जो होता है वो, उसके अंदर हम लोग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, और कॉर्पोरेट अफेयर्स और लॉ की तरफ से हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का काम क्या होता है वो हमने जाना, और कुछ टेक्निकलिटीज को हमने समझा कि किस प्रकार से ये काम करती हैं। अब बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। तो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 2 लाख रुपए का अमाउंट कर्नाटका के वी तेजस्विनी बाई को, और इन्होंने 2011 में अर्जुन अवार्ड जीता था, और वुमेन कबड्डी टीम की ये मेंबर भी रह चुकी हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है 2010 में और 2014 में एशियन गेम्स के अंदर। और इसी चीज के लिए इनको 2 लाख रुपए का अवार्ड जो है वो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और ये जो पैसा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो निकाला जाएगा, ये 2 लाख रुपए जो निकाले जाएंगे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन से निकाले जाएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर फंड की चर्चा हो रही है। तो इस फंड की बात करें तो देखो गाइस, ये फंड मार्च 1982 में सेटअप किया गया था। ये मदद करने के लिए जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया होता है, तो उनकी मदद करने के लिए ये फंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये स्कीम जो है गाइस, मई 2016 के अंदर रिवाइज की गई थी। इसमें लमसम एक्स ग्रेशिया असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को यस्टर ईयर्स में, यानी कि पिछले कुछ सालों में, राइट। लमसम अमाउंट यानी कि एक बार में, जैसे कि एक बार में 2 लाख रुपए दे दिया, तो ऐसा लमसम अमाउंट जो है वो देने पर ये किया गया था, मतलब कि इसके अंदर चेंजेस किए गए थे। पहले जो था वो मंथली बेसिस पर था और ऐसा कोई लमसम अमाउंट देने की बात नहीं की गई थी, बट अब लमसम एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस प्रोवाइड करने की इसमें बात कर दी गई इस स्कीम के अंदर। प्रोविजन जो है पेंशन के, उसको हटा दिया गया, राइट। पेंशन के प्रोविजन को और लमसम अमाउंट देने की बात कर दी गई, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। और उसके लिए पेंशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक स्कीम है जिसे हम लोग पेंशन फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के नाम से जानते हैं, राइट। तो पेंशन के लिए अलग स्कीम थी, इसलिए पेंशन वाली जो क्लॉज था उसको हटाकर लमसम अमाउंट देने पर जो है वो अप्रूव कर दिया 2016 में। फंड जो है वो किस किस चीज के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, एक तो सुटेबल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, राइट, जो कि आज की डेट में रह रहे हैं जिस भी जगह पर, तो उनको थोड़ी सहायता मिल जाए पैसों से। सुटेबल असिस्टेंस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोवाइड किया जाए जिनको इंजरी हो जाती है उनकी ट्रेनिंग के दौरान, राइट। जब भी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान अगर वो इंजर्ड हो गए तो उनको भी पैसा दिया जाए, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, राइट। बट वो डिपेंड करेगा कि इंजरी जो है वो किस नेचर की है, मतलब कि कितनी इंजरी उनको हुई है। देखो, जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग जो होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ होता है या फिर उस ट्रेनिंग के आफ्टर इफेक्ट के तौर पर उनको अगर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उनको फाइनेंशियली मदद करना या फिर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में उनकी सहायता करना। तो स्पोर्ट्स पर्सन में कई बार डिस्ट्रेस वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, यानी कि कई बार परेशानियां आती हैं उनको, तो उनको मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो ना फेस करें, और
स्पोर्ट्स को जो है वो कंटिन्यूअसली प्रमोट करने के लिए, क्योंकि होता है ना कई बार कि यार स्पोर्ट्स से ज़्यादा पैसा मिल नहीं पाता, तो वो थोड़ा घबराते हैं फिर स्पोर्ट्स में काम करने के लिए, डाइवर्ट होता है उनका माइंड। तो माइंड डाइवर्ट ना हो, वो स्पोर्ट्स पर ही जो है वो काम करते रहें, कंटिन्यूअसली अपनी ट्रेनिंग रखते रहें, देश का नाम जो है वो रोशन करें, इसलिए उनको समय समय पर इस फंड से पैसे निकाल के उनको दिए जाते हैं, जैसे कि वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें। और जो एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी एज अ ग्रुप के तौर पर भी फंड प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंटिन्यू रखें। और ऊपर दिए गए पूरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अगर और कुछ चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, राइट, तो उसमें भी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है तो इस फंड से पैसे निकालकर खिलाड़ियों को दिए जा सकते हैं, या फिर उनकी व्यवस्था करने के लिए पैसे इस फंड से निकाले जा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज पूछी जा सकती है। तो देखो, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। 250 से भी ज्यादा दुनिया की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो हैं, कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, जो कंजर्व करने का काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं वाइल्ड लाइफ के, और वाइल्ड लाइफ चैरिटीज जो है पूरे दुनिया भर की 250 से भी ज्यादा, उनका ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। इसे ब्रिटिश फोटोग्राफर ग्रेमी क्रीन इनके द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया। इसका मेन एम ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि आज की डेट में पूरे दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ जो है, वन जीव जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो बहुत सारे खतरों को फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि जिस जगह पर वो रहते हैं वो जगह कम होती जा रही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, शिकार हो रहा है उनका, इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो इन खतरे जो वाइल्ड लाइफ हम लोग को देखने को मिल रही है, पूरे दुनिया भर की फेस कर रही है, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। और जब से ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है अप्रैल 2020 से, तब से लेकर इस प्रोजेक्ट के अंदर बताया गया कि 50,000 से ज्यादा वोट्स वाइल्ड लाइफ लवर से इन्होंने रिसीव किए हैं। मतलब कि लोग अवेयर भी हुए हैं और लोग आगे भी बढ़े हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। आज की डेट में ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? तो इन्होंने 5 जानवरों का नाम लिया, एलिफेंट, पोलार बियर, गोरिल्ला, टाइगर और लायन। ये 5 ऐसे बड़े जानवर हैं जिनके हैबिटेट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इनके बायोडाइवर्स इकोसिस्टम को और इनके सर्वाइवल के लिए, और स्पेशली दूसरे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इनको बचाना जरूरी है। अगर ये खत्म हो जाते हैं तो जैसा कि आपने एनवायरमेंट की क्लासेस में, जैसे कि जो स्टूडेंट्स एनवायरमेंट की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने आप लोग को फूड साइकिल के बारे में, फूड चेन के बारे में पढ़ाया है, तो आप तुरंत जो है वो इससे रिलेट कर गए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंट की क्लास अटेंड नहीं करी है, कोई बात नहीं, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा जनरल स्टडीज के अंदर कि फूड चेन हमें देखने को मिलती है। एक जानवर जो है वो दूसरी स्पीसीज को जो है वो खाते हैं, राइट। तो उससे क्या चलता है, उससे पूरा हम लोग को फूड चेन देखने को मिलती है। तो इनके खत्म होने के कारण फूड चेन को इफेक्ट पड़ेगा, और एक भी स्पीसीज अगर लुप्त होती है तो उसके कारण दूसरी स्पीसीज को इफेक्ट होता है, राइट। कंटिन्यूअस हम लोग को इफेक्ट एक चेन के तौर पर देखने को मिलता है कि इफेक्ट होने लगता है। और जब इस प्रकार का इफेक्ट होगा तो उससे ह्यूमंस को भी काफी ज्यादा खतरा है, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी खतरा है, और दूसरी प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए भी खतरा है। तो इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करते हुए इन्होंने पोस्टर जो है वो 5 एनिमल्स का लगाया, और बताया कि इन 5 एनिमल्स को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर ह्यूमंस को बचाना है तो, राइट। अब आगे की बात करते हैं। कॉर्प्स फ्लावर की यहां पर बात हो रही है, तो ये क्या है गाइस? तो देखो, ये फ्लावर इस प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है, कॉर्प्स फ्लावर। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या नेम है इसका? एमोरफोफैलस टिटैनम, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। अल्ट्रा रेयर प्लांट है ये, बहुत ही रेयर दुर्लभ पौधा हम लोग को देखने को मिल रहा है। किस लिए जाना जाता है? तो हर 7 से 10 सालों में केवल एक बार खिलता है ये। देख लो आप इसको, 7 से 10 साल में एक बार खिलता है ये पौधा, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इस फूल को दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक माना जाता है। इसका साइज देखकर आप इमेजिन ही कर सकते हो, इतना बड़ा फूल है ये। और एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लांट है ये इंडोनेशिया का नेटिव है, मतलब कि वहां का प्लांट है इंडोनेशिया का, तो याद रखिएगा। बट फिर भी हम देखते हैं कि इस प्लांट को जू में, बॉटनिकल गार्डन्स में, ग्रीन हाउस में पूरे दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में उगाया जा रहा है, बट है ये इंडोनेशिया का, याद रखिएगा। और एवरेज कॉर्प्स फ्लावर जो होता है उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 3 से 4 डिकेड्स की होती है, मतलब 30-40 साल तक ये ऑन एन एवरेज तौर पर जीता है ये पौधा। और ये फूल जो है ना, इसके पास चले आओ तो इतनी गंदी बदबू आती है, ऐसा लगता है कि कोई मांस सड़ गया हो या फिर कोई
मतलब शव जो है, शरीर जो है वो किसी का सड़ गया हो, राइट, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है, राइट। और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर 2018 में इसे एंडेंजर्ड प्लांट की कैटेगरी में रखा गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, बात करेंगे कुछ दिनों पहले मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको दिया था आइसबर्ग A76, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग जो एंटार्क्टिका से ब्रेक ऑफ हुआ है एज अ ग्लेशियर रिट्रीट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इस पर लिखने के लिए कि आपकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है आपका, कमेंट करिए। और आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, अपना एक टेलीग्राम चैनल है गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर डेली मेंस की आंसर राइटिंग की अभी फ्री प्रैक्टिस चल रही है। 1 तारीख से बैच जो है वो शुरू हो रहा है आपका आंसर राइटिंग का। 1 तारीख से अभी के लिए जिनको फ्री का लुत्फ उठाना है आप बिल्कुल उठा सकते हैं, राइट। अभी 1 तारीख तक फ्री प्रैक्टिस चल रही है। रोज एक क्वेश्चन जो है वो डलता है, उसका आप आंसर पोस्ट करते हैं ग्रुप पे। आपको 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर उसका आपका मतलब आपकी कॉपी का एनालिसिस करने के बाद आपको जो है वो बता दिया जाता है कि आपकी क्या गलती है, आप कैसे अपने आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस एक मॉडल आंसर भी दे दिया जाता है, राइट, जिससे कि आप मॉडल आंसर को देखकर अपने आंसर को और इंप्रूव कर सकें। और आपकी गलती मेनली इवेल्युएट की जाती, चेक की जाती है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, जिससे कि आपको इंप्रूवमेंट के लिए मौका दिया जाता है कि आप नेक्स्ट टेस्ट पे और अच्छा इंप्रूव करो। तो अभी जो है ये फ्री चल रही है इनिशिएटिव। 1 तारीख से पेड इसका बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, पेड बैच के बारे में 1-2 दिन में मैं देता हूँ। अभी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है तो बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत इरिटेशन हो रही है, सर्वर भी दुख रहा है, तो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो चलो अब वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो देखिए, आइसबर्ग A76 इसका नाम है। तो ये जो वेस्टर्न साइड है रॉन आइस शेल्फ का, जो कि अंटार्कटिका के अंदर है, वहां से ये गिरा है, वहां से ये टूटा है और अभी ये वेडल सी पर फ्लोट कर रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है वेडल सी कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये अंटार्कटिका पे है। वहां से एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा जो है वो गिरकर ग्लेशियर से फ्लोट कर रहा है। और मेजरमेंट जब इसका लिया गया सैटेलाइट से, तो पाया गया कि अभी तक का ये सबसे बड़ा हम लोग को आइसबर्ग देखने को मिल रहा है A76। 170 किलोमीटर यानी कि 105 माइल्स लंबा ये बताया जा रहा है और 25 किलोमीटर चौड़ा यानी कि 15 माइल चौड़ा ये बताया जा रहा है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। और देखिए, चिंता वाली बात हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, तो अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट से यानी कि हमारी पूरी धरती के कंपैरिजन में यहां पर बहुत तेज ये आइस शीट काफी तेजी से गर्म हो रही है। और इसी गर्म होने के कारण जो स्नो और आइस कवर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ ग्लेशियर का रिट्रीट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब ग्लेशियर से एक टुकड़ा जो है वो निकलकर जो है वो पानी में गिर जा रहा है, समुद्र में गिर जा रहा है और फिर वो मेल्ट हो जा रहा है पूरी तरह से, जब तक कि वो पानी नहीं बन जाता, राइट। और ये वेडल सी के आसपास के क्षेत्र पे ज्यादातर हम लोग को देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका में। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना, आइडिया होना चाहिए। और इसके मेल्ट होने के कारण जो सी लेवल है उसके इंक्रीज होने का भी काफी तेजी से खतरा बढ़ता जा रहा है लगातार, राइट। और माई लैब कोवी शेल्फ की हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इंडिया की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट है ये, जिसे ICMR के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने खुद का नेजल सैंपल कलेक्ट कर सकता है और खुद से टेस्ट कर सकता है। और ऐसी सेल्फ टेस्ट किट जो है वो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अप्रूव की गई थी पिछले नवंबर में। और इसी प्रकार की टेस्ट किट जो है यूरोप और साउथ कोरिया ने भी अप्रूव कर दी थी। अब हमारे यहां पर भी ऐसी सेल्फ किट आ गई है, माई लैब कोवी सेल्फ, राइट। तो इसका एक आपको सिंपल सा आइडिया होना चाहिए। कोवी सेल्फ की बात करें गाइस, तो इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के द्वारा, जो कि पुणे के अंदर एक मॉलिक्यूलर कंपनी है। ये उपयोग करती है रैपिड एंटीजन टेस्ट का। हमारा जो नेवल स्वैब जो होता है उसका सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है, राइट, वायरस को, और मात्र 15 मिनट में ये रिजल्ट दे देता है। और इसी प्रकार का टेस्ट मैंने भी कराया था, मेरे घर पे ही कराया था। एंटीजन टेस्ट एक छोटी सी किट होती है, वो मेरे नाक पे जो है वो उन्होंने वो डाला था, राइट, सैंपल निकाला था। और फिर उसके बाद टेस्ट जो था एंटीजन टेस्ट वो नेगेटिव आया था। सुबह तक RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट आई और पॉजिटिव बताया। तो वो फिर मुझे लगा कि अरे यार ये एंटीजन टेस्ट तो बेकार है, राइट। फिर मैंने भरोसा नहीं किया एंटीजन टेस्ट पे। हुआ ये था कि मेरी RT-PCR की टेस्ट में सुबह कराने चला गया था, बट उनने बोल दिया था मुझे कि करीब 7-8 दिन लग जाएंगे रिपोर्ट आने में। अब मैंने कहा यार ये तो लंबा टाइम हो जाएगा। तो फिर एंटीजन टेस्ट कराया तो फिर उसमें नेगेटिव आया, तो थोड़े खुश हुए, बट फिर भी मुझे तो अंदर से पता था कि यार मेरी तो हालत खराब है, सिम्टम बिल्कुल वैसे ही, अपन पढ़े लिखे हैं और इतने समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को।
फिर भी मैंने घर वालों को बोल दिया, मैंने कहा अभी भी मुझे आइसोलेटेड रहने दो, रुक जाओ, मुझे आरटीपीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट आने दो। तो रिपोर्ट आई पॉजिटिव आ गया, तो अब फिर अपन ने प्रिकॉशन को कंटिन्यू रखा, राइट। तो देखो टेस्ट जो है वो हार्डली 2 मिनट में जो है ये कर लेता है, मतलब टेस्ट लेना जो है वो हार्डली 2 मिनट का काम है, राइट, इसके अंदर कोविशील्ड के अंदर। और अब देखो ये किस प्रकार से काम करता है। ये इजी टू यूज टेस्ट किट हम लोग को देखने को मिलती है। माई लैब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल ऐप है, उसके साथ ये कनेक्ट होती है, जिससे कि यूजर को जो है वो अपने पॉजिटिव के स्टेटस तुरंत मिल सके और उसका रिजल्ट जो है वो आईसीएमआर के पास डायरेक्टली जो है वो जा सके ट्रेस करने के लिए, यानी कि पूरी चीजों को ट्रेस करने के लिए कि कौन कौन लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, राइट। और ये भी पता करने के लिए कि अब नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं अब कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, राइट। तो इसके पक्ष में जो है वो तर्क क्या दिया जाता है, पर्सन जो भी अपने आप को टेस्ट करते हैं खुद के घर पे रेदर देन हॉस्पिटल्स या लैब में विजिट करने की जगह, राइट, या फिर एक किसी टेक्नीशियन को अपने घर पे बुलाने की जगह, तो इससे ट्रांसमिशन का खतरा जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव अगर कोई है व्यक्ति तो उससे दूसरे को फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में स्वैब को कलेक्ट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विकली कलेक्ट हो जाता है। इसमें ओवरऑल जो टेस्टिंग का जो खर्चा होता है वो भी कम बैठता है और साथ ही साथ जो स्ट्रेस होता है कि लैब्स के अंदर अपॉइंटमेंट को बुक करने का वो भी रिड्यूस हो जाता है। सेल्फ टेस्टिंग जो है वो बर्डन को लेबोरेटरीज के अंदर भी रिड्यूस करती है। आज की डेट में लोग जो है वो 24-24 घंटे जो है वो पूरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, राइट, और फिर भी कमियां हम लोग को देखने को मिल रही, इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की सेल्फ टेस्ट वाली जो किट है वो काफी मददगारी बताई जा रही है। अब इसके विपक्ष में कौन लोग हैं, इसके अगेंस्ट क्या बातें होती हैं, तो देखो एक तो रिलायबिलिटी की, जैसे मैंने आपको बताया ना रिजल्ट की रिलायबिलिटी की, मैंने जो एंटीजन टेस्ट कराया था घर पे ही कराया था मैंने एंटीजन टेस्ट, तो वो नेगेटिव आया था और मेरा जो है वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया। तो रिलायबिलिटी का खेल है पूरा, वो एक मेजर कंसर्न है, राइट। सैंपल जो है वो करेक्टली कलेक्ट किया कि नहीं किया गया, तो वो भी एक सवाल है। स्वैब की स्टिक जो है कंटामिनेटेड होने का रिस्क भी काफी हाई है, मतलब कि उस पर पल्यूटेंट लगने का रिस्क भी काफी हाई है, तो जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो और फैल सकता है, बढ़ सकता है, राइट। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये फॉल्स नेगेटिव के साथ ज्यादा आते हैं, यानी इनके चांसेस जो है नेगेटिव होने के बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि गलत होने के चांसेस, राइट। अगर कोविड इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है और उसका अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये क्या बताएगा, तो ये मतलब एक सिक्योरिटी का फॉल्स सेंस प्रोवाइड कराएगा, मतलब सामने वाले को खुश तो कर देगा बट थोड़ी देर बाद सामने वाले की बॉडी जो है वो सप्रेस होगी, मतलब परेशानी उसमें बढ़ जाएगी। और जब तक के दिनों में जब तक उसे सतर्कता बरतनी चाहिए थी, तो उस दिनों में वो दूसरों को फैला देगा, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को या जिससे भी वो मिल रहा है। टेक्निकल एरर मोबाइल ऐप में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक रिस्क वाली सिचुएशन है ओवरऑल रिपोर्टिंग प्रोसेस में और टेस्टिंग की पूरी एंटायर प्रोसेस में। तो उसमें अगर कुछ हल्का सा भी आप मान के चलो बग आ गया या कुछ भी आ गया हल्का सा भी, तो रिस्क बढ़ जाता है, राइट, गलत रिजल्ट देने का। तो ये वाली बात है। और देखिए आज की डेट की बात करें तो काफी सारी स्टेट्स के अंदर हम लोग को सेकेंड वेव के इन्फेक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और लेबोरेटरीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड कोविड टेस्टिंग के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में, राइट। इसमें उस 3 से 4 दिन जब रिजल्ट आने में लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट में भी डिले हो जाता है, क्योंकि जब तक सामने वाले के पास रिपोर्ट नहीं आएगी पॉजिटिव की तब तक सामने वाला व्यक्ति ट्रीटमेंट शुरू नहीं करता है, राइट। तो वो डिले होता जाता है, तो उसमें रिस्क जो है वो और बढ़ जाता है। अब इस प्रकार की किट आएगी सेल्फ टेस्ट किट, तो वो एक गेम चेंजर के तौर पर काम करेगी कोविड-19 को मैनेज करने के लिए इंडिया के अंदर। इवन लेबोरेटरीज पे जो लंबी लंबी लाइन लगती है वो भी नहीं होगी, खर्चा भी कम होगा, साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि कई बार जब टेस्ट कलेक्ट करने के लिए घर पर जो लोग आते हैं, हाँ हालांकि मेरे केस में भी यही हुआ था कि मतलब मेरी एक कजिन जो है वो आई थी मेरा टेस्ट वगैरह करने के लिए, मतलब सैंपल वगैरह को लेने के लिए, राइट। तो ये सब चीजें रिड्यूस हो जाएंगे। अब कोई व्यक्ति आ रहा है बाहर से घर पे, तो उस व्यक्ति को जैसे कि पॉजिटिव जो है, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव था तो वो ट्रांसमिशन होने का रिस्क जो है वो उनके ऊपर ज्यादा था कि उनको ना हो जाए, राइट। तो ये वाली चीज, तो ऐसा रिस्क भी जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात, क्विक रिजल्ट मात्र 15 मिनट में ये प्रोवाइड करा देगा, जिससे कि तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, तुरंत आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो ये सब बात है। इसकी कीमत क्या होगी टेस्टिंग किट की? 250 रुपये, मेरी वाली की थी 300 रुपये टेस्टिंग किट जो आई थी। और क्योंकि मेरे वाले में हुआ ये था कि मेरी कजिन थी, तो उनने मतलब वो लगाने का जो है वो चार्ज लिया नहीं था, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 800-900 रुपये तो हो ही जाता आराम से। तो कॉस्ट जो था आज की डेट में हम देखते हैं आरटीपीसीआर का 400 से लेकर 1500 के बीच का कॉस्ट। मैंने तो सरकारी कराया था, मेरा आरटीपीसीआर फ्री में हुआ था। और रैपिड एंटीजन में मेरे 300 रुपये लगे थे,
वैसे लगते वैसे तो मेरे 800-900 रुपए, राइट, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को मैं बुलाता तो वो तो कजिन थी तो उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया लगाने का, बाकी वैसे नॉर्मल तौर पर 800-900 रुपए तो लग ही रहा है। अब गाइस डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बी डे के बारे में, विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मई 20 को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बी डे। और मई 20 ही क्यों? क्योंकि मई 20 1734 को जन्म हुआ था एंटोन जानसा का, जो कि पायनियर मानी जाती है बी कीपिंग की फील्ड में। और यूनाइटेड नेशन ने 2017 में 20 मई को वर्ल्ड बी डे जो है वो प्रोक्लेम कर दिया, घोषित कर दिया, राइट। और 2021 की थीम है बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, तो इसकी थीम थोड़ी सी याद रखिएगा, और जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है वो यही वाली थीम याद रखना है इंग्लिश में, क्योंकि मतलब इस प्रकार के इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह होते हैं, ऐसे इस प्रकार के दिवस होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो उसकी जो थीम होती है वो इंग्लिश की ही आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। और जैसे कई बार एग्जाम में अगर ट्रांसलेशन भी आ जाता है तो आप थोड़ा इंग्लिश वाले को ही सही मार्क करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मैंने पर्सनली कंप्लेन जो है वो सुनी है, वो कंप्लेन करते हैं कि सर हम जो पढ़ के जाते हैं हिंदी में वो वैसे तो आता ही नहीं है मतलब क्वेश्चन पेपर पे जब भी। और स्पेशली ये केस हम लोग को देखने को मिलता है कि जब थीम वगैरह की बात होती है तब, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब सरकार के द्वारा क्या प्रयास लिए गए हैं? तो सरकार ने बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए फोकस किया है, और मेन एम ये रखा गया है कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, और ये हो पाएगा बी कीपिंग के थ्रू भी, कि फार्मर्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो उनमें से एक है बी कीपिंग, कि अपने खेत पे वो बी कीपिंग करें, जिससे कि वो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो अर्न कर सकें। सरकार ने 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बी कीपिंग के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत। और इसके अलावा नेशनल बी बोर्ड भी हमें देखने को मिलता है, जिसे क्रिएट किया गया। इसके 4 मॉड्यूल्स हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है नेशनल बी कीपिंग के अंडर, और ये नेशनल बी कीपिंग का पार्ट है और हनी मिशन का पार्ट है, राइट। और इसमें बताया गया कि 30 लाख फार्मर्स जो है उनको ट्रेन किया जा रहा है बी कीपिंग की फील्ड में इस मिशन के तहत, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार ने लॉन्च किया था हनी मिशन, और ये स्वीट रेवोल्यूशन का पार्ट है एक, तो याद रखना हनी मिशन किससे एसोसिएटेड है? स्वीट रेवोल्यूशन से। ये चीज़ ऐसी कभी कभी आ जाती है। और इंडिया की बात करें गाइस तो टॉप 5 में आती है इंडिया जब बात होती है हनी प्रोड्यूसर की, राइट। जब हम लोग शहद उत्पादक की बात करते हैं तो शीर्ष 5 में इंडिया का नाम है, याद रखना। और अगर हम बात करें 2005 और 2006 को कंपेयर करें तो हनी प्रोडक्शन जो है वो 2005 और 6 के मुकाबले 242% जो है वो बढ़ गया है, राइट। और एक्सपोर्ट जो है वो 265% बढ़ गया है, यानी कि आज की रेट में, मतलब कि पिछले आप ये बोल सकते हो कि 15 सालों के अंदर अंदर हम लोगों ने 242% या 250%, आप ये बोल सकते हो 250% प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट को हमने बढ़ा दिया है। अब मधुमक्खी पालन का महत्व क्या हम लोग को देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंस क्या हम लोग को देखने को मिलता है? तो देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के अकॉर्डिंग 2017 और 18 में इंडिया की जो रैंक है पूरे दुनिया भर में 8वें नंबर पर हम लोग को देखने को मिलती थी हनी प्रोडक्शन के मामले में। हम लोग 64.9 थाउजेंड टन हनी को जो है वो प्रोड्यूस करते थे, 64 लिख लेना। और चाइना हनी को प्रोड्यूस करता था 551,000 टन, 551,000, और मात्र हम लोग 64.9 थाउजेंड प्रोड्यूस करते थे। फर्दर बी कीपिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर के तौर पर भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें 2022 तक हमें हमारे फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो फार्मर्स को बी कीपिंग की प्रैक्टिस करवाकर ये पॉसिबल हो सकता है कि उनकी इनकम जो है वो डबल हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो बाओ धान की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? तो ये पहला बैच हम लोग को बाओ धान का देखने को मिल रहा है, जिसे प्रोड्यूस किया गया है असम के अंदर और इसे अमेरिका भेजा जा रहा है। आयरन रिच रेड राइस हम लोग को देखने को मिल रही है, जो असम की ब्रह्मपुत्र वैली पर ग्रो करती है, याद रखिएगा। और इसकी ग्रोथ जो हो रही है वो बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही है, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से ये बाओ धान यानी कि रेड राइस को जो है वो ग्रो किया जा रहा है, राइट। इसका उत्पादन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो याद रखिएगा ये वाली चीज। और ये जो वैरायटी है राइस की बाओ धान, ये इंटीग्रल पार्ट है असामीज फूड का, यानी कि असम के जो लोग हैं जो खाना खाते हैं वो इस लाल चावल को अपने भोजन में जो है वो अक्सर यूज करते हैं, राइट। अब गाइस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की बात करेंगे। तो हर साल 22 मई को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2021 में इसकी जो थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन लिया गया था इस दिवस को सेलिब्रेट करने का, ये अडॉप्ट किया गया था 1992 में। इनिशियली 29 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता था,
राइट। फिर बाद में आकर 22 मई कर दिया गया। 29 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मतलब पहले इसलिए मनाया जाता था क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये बेसिकली लागू हुई थी, इफेक्ट पर आई थी 29 दिसंबर को। फिर 2000 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 2000 के बाद से मई 22 जो है वो कर दिया गया। और मई 22 इसलिए किया गया क्योंकि रियो अर्थ समिट का कन्वेंशन जो है वो मई 22 को अडॉप्ट किया गया था, जिसे हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कई आगे के टॉपिक को कवर करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 टॉपिक्स बस अपने बच गए हैं। इसको मैं आज शाम तक आपको ये 3 टॉपिक्स प्रोवाइड करा दूंगा या फिर कल के लेक्चर में ये 3 टॉपिक्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आपको कुछ आपके कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि आपके लिए कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कि पॉलिटी और एनवायरनमेंट का कोर्स जो है वो मेरे द्वारा लिया जा रहा है, तो ये पूरी स्क्रीन पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। राइट, एनवायरनमेंट का कोर्स भी है ये, राइट, पूरा आप लोगों के लिए। सी सेट का कोर्स है आपके लिए। हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है गाइज आपके लिए, राइट। और सोशियोलॉजी का ऑप्शनल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज 2021 की आपके लिए अवेलेबल है। इनमें से जो भी कोर्स आपको चाहिए, और करंट अफेयर्स का अपना जो पीडीएफ पैकेज है जो कि मात्र 100 रुपीज़ इसकी फीस है, जिसमें डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन, रिवीजन के लिए पीडीएफ का दिया जाता है, मंथली मैगजीन दी जाती है, एक ऑफर भी है, प्लस आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मंथली, तो वो फीचर भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, कोई भी कोर्स आपको चाहिए या पूरे कोर्स चाहिए, तो आप जो है वो, ये मेरा नंबर है नीचे, इसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है वैसे तो, ये नंबर जैसे ये दिया हुआ है, तो इस नंबर पर जो है वो आप, ये नंबर है और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अब कोर्स कौन सा चाहिए आपको, और इस पर भेज सकते हैं। 9713282838 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप इस चीज़ को भेज दीजिएगा, तो फिर आपको पूरी कोर्स की डिटेल्स और डेमो वगैरह आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी कुछ और पूछना है तो इसी नंबर पर आप उससे मैसेज करके पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। तो थोड़ी सी आपकी तकलीफ ज़्यादा हो रही है, सर्वर भी दुख रहा है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको ऑफ करता हूँ। 3 लेक्चर्स अभी इसको क्या एडिट भी करना है, तो उसमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से ये 3 टॉपिक्स हैं अपने, बस ये बस बच गए हैं, वो मैं कल कवर करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कल या फिर आज शाम को ही आ जाएगा, जैसे ही थोड़ा ठीक लगता है तो।